तो महाराष्ट्र में अब देवेंद्र राज शुरू हो चुका है। आज देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुंबई के आजाद मैदान में हुए भव्य समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इन तीनों नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण के गवाह बने राजनीतिक जगत के दिग्गज, बॉलीवुड और औद्योगिक जगत के तमाम सितारे। तो आज विधिवत शपथ विधि हो गई। इसका विस्तार से आप डिटेल्स में जायजा लीजिए इस रिपोर्ट में, और फिर मैं लौट रहा हूं खास मेहमान के साथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस की आज मेगा ताजपोशी हुई। फडणवीस के साथ उनके दो डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। फडणवीस महाराष्ट्र में तीसरी बार सीएम बनने वाले बीजेपी के पहले नेता हैं। फडणवीस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ से पहले शिंदे ने हिंदू हृदय सम्राट बालासाहब ठाकरे और अपने राजनीतिक गुरु आनंद दिघे का नाम लिया। साथ ही पीएम मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि शिंदे महाराष्ट्र के दूसरे ऐसे नेता हैं जो सीएम के बाद डिप्टी सीएम बने हैं। शिंदे की सरकार में फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे। अब फडणवीस की सरकार में शिंदे डिप्टी सीएम है। एकनाथ शिंदे के बाद एनसीपी नेता अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। वहीं अजित पवार छठी बार डिप्टी सीएम बने हैं। अजित पवार को महायुति और महाविकास आघाड़ी की सरकार में डिप्टी सीएम बनने का पूरा अनुभव है। मुंबई के आजाद मैदान में हुए देवा भाऊ के मेगा शपथ ग्रहण समारोह को राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ बॉलीवुड सितारों और उद्योग के दिग्गजों ने और भी ग्रैंड बना दिया। मंच पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। वहीं फडणवीस की ताजपोशी में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और दबंग सलमान खान, संजय दत्त, रणबीर कपूर समेत 200 से ज्यादा वीवीआईपी शामिल हुए। अब मेगा शपथ के बाद महायुति सरकार की चुनौती, मंत्रिमंडल विस्तार और महाराष्ट्र की जनता का विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी से। अनुराग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सब खैरियत है सर महायुति के भीतर, या अभी भी कुछ पेच फंसे हुए हैं? जी जी, अभी सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद का फैसला हुआ है। अभी मंत्रिमंडल का जो बंटवारा है और उस पे भी जो पोर्टफोलियो का बंटवारा है वो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी सुलझता नजर नहीं आ रहा। अभी फडणवीस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार शायद दिसंबर के नागपुर अधिवेशन के बाद होगा। अभी तो 7 तारीख को जो छोटा सा मंत्रिमंडल है शायद उसी से काम चलाया जाए। सब अभी ये कहानी अभी बाकी है, मुझे लग रहा है। कौन कौन से ऐसी बातें हैं सर जहां पर रह रहकर अंतर कलह सिर उठाती नजर आएगी? जी, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंत्रिमंडल में अजित पवार और शिंदे के बीच जो रार है, तकरार है, तो शिंदे के मंत्रियों ने साफ तौर पर कहा कि गंध आती है अजित पवार और हम उठ के चले आते हैं मंत्रिमंडल की बैठक से। इस हद तक का टकराव है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट उतारे अपने मैदान में। बहुत ही वो जो स्थिति है अभी भी, जो कल भी जब शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो अजित पवार ने टोक करके कहा, ये ना ले रहा हूं, मैं शपथ ले रहा हूं कल। मतलब जो मैं कौन छोटा कौन बड़ा, ये जो लड़ाई है, ये मेरे ख्याल से अभी तो हमको ये पत्रकारों के लिए तो बड़ा सुनहरा अवसर होगा कवरेज के लिए इस सरकार का, जैसा लग रहा है। ठीक है, अभी महायुति के लिए कितना अच्छा खराब होता है ये उनके नेताओं को देखना है। अब ठहर कर समझाइए, बताइए कि ये जो 11 दिन की जो महाभारत चल रही थी महायुति के भीतर, इस महाभारत के असली किरदार कौन थे जिन्होंने जो अब हम कहेंगे कि कौन इसका मुख्य पात्र था जिसने ये महाभारत इतनी लंबी खींची? क्या ये डीले शिंदे साहब की वजह से हुआ, उन्हें मनाया जा रहा था, ये उनकी मान मनोबल चल रही थी, या देवेंद्र फडणवीस साहब की मान मनोबल चल रही थी? नहीं, देवेंद्र फडणवीस तो तैयार बैठे थे मेरे ख्याल से। वो बेचारे 2.5 साल तक उनको इंतजार करना पड़ा इस मुख्यमंत्री पद का। उनको ये 2.5 साल पहले ही मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था। उनको इंतजार लंबा करना पड़ा। उनको इंतजार में थे ही कि कब मुझे मौका मिले, कब मैं शपथ लूं। लेकिन बीजेपी के तहत जो अंदर खाने जो लड़ाई चल रही थी,
वो बीजेपी कुछ चीजों को बड़े लॉन्ग टर्म पे चीजें ठीक करना चाहते हैं। उसमें एक बड़ी बड़ी समस्या है जो मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है, और मराठा जो बीजेपी के खिलाफ आन खड़ा हुआ है, एक तरह से ऐसा कभी कभी नजर आता है, तो वो उसको ठीक करना चाहते थे। वो कहीं ना कहीं एक मराठा लाने के शायद मन बना रहे थे, लेकिन ना अजित पवार वहां हिले, और शिंदे तो बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं थे। शिंदे खुद वहां बैठेंगे, और अंततः बैठ ही गए। नाना, आज सवेरे तक नाना चल रही थी, आज सुबह जाके चिट्ठी दी है गवर्नर हाउस को कि शिंदे बनेंगे। तो बीजेपी की तरफ से ये समस्या थी। शिंदे की अलग समस्या, शिंदे की समस्या बहुत, ये खाली बाहर की समस्या नहीं, शिंदे की अंदरूनी भी समस्या है। शिंदे के साथ जो 40 विधायक गए थे, वो ज्यादातर लोग मंत्री बनना चाहते, और उनको लिमिटेड एडिशन उनको मंत्रिमंडल दिया गया। इस बार उसमें भी कटौती हो जाएगी। एक तो पुरानों को समझाना है और नयों को फिर सेटल करना है। मेरे ख्याल से उन्होंने सबसे बड़ा ये मार्ग चुना कि मैं खुद ही नहीं बैठता। तो आज बड़े विधायकों ने उनको बड़े मान मनोबल की कि भाई आप उप मुख्यमंत्री बनिए, हमारा जो होगा सो देखा जाएगा। ये जो खेल आज भी अंदर भी चल रहा है, खेल शिंदे की पार्टी के अंदर भी खेल जारी है। तो ये जो चुनौती है, ये कई इसके एस्पेक्ट डायमेंशंस कई सारे हैं। उसको इतना सिंप्लीफाई करके देखना आसान नहीं है। मेरे ख्याल से ये चुनौतियां अभी बनी रहेंगी लगातार। नई सरकार के सामने भी पॉलिटिकल चुनौतियां, फिजिकल चुनौतियां, ये और सोशल जो चुनौतियां हैं, इस सरकार के सामने इस समय सबसे अनुभवी आदमी को बीजेपी ने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया है। वो ये सच है, और उसके साथ जो साथी अगर काम करें तो वो भी बड़े अनुभव वाले उस तरह के लोग हैं। इस टीम ने बहुत अच्छा काम पिछले दिनों परफॉर्म किया, लेकिन संकट भी, या संकट से ज्यादा मैं कहूंगा चुनौतियां भी कम बड़ी नहीं है सरकार के इसमें साथ। कोई शक नहीं सर, लेकिन मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं कि पॉलिटिकली इतना बड़ा प्रचंड महाप्रचंड बहुमत होने के बावजूद, और ये बात जग जाहिर है अब कि बीजेपी अगर चाहे तो अकेले भी आगे बढ़ सकती थी, उसके पास तमाम युतियां हैं महायुति से इतर अपनी बात को मनवाने का या आगे बढ़ने का। लेकिन ऐसा क्या हुआ सर कि 11 दिन तक फडणवीस साहब या समूची बीजेपी याचक की भूमिका में शिंदे साहब के आगे खड़ी रही? ऐसी क्या जरूरत है शिंदे साहब की, पवार साहब की, महायुति के भीतर ऐसी क्या जरूरत है उनको? मैं आपको समझाता हूँ। बीजेपी ने शिवसेना से एक 25 साल का संबंध, लगभग 20 साल का संबंध अचानक तोड़ लिया। उसको नुकसान होना शुरू हुआ। उनको समझ में आया कि बाला साहब का ना होना, उसकी विरासत का ना होना, उन्होंने तोड़ी शिवसेना, एक हिस्सा अपने पास ले आए। तो बाला साहब की जो विरासत है, हिंदुत्व का जो मुद्दा है, उसको शिंदे जी, उन्होंने उसको रूप बताया कि यही असली शिवसेना है, और वो जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो झूठी शिवसेना है, असली शिवसेना यही है। अब नकली शिवसेना तो छोड़ चुके हैं, अब असली शिवसेना को भी हटा सकते हैं क्या? पॉलिटिकली कर सकते हैं क्या महाराष्ट्र में? संभव ही नहीं है। शिंदे खुद ही बोल रहे थे भाई मैं बाहर से समर्थन देता हूं, उन्होंने यहां तक धमकी दी थी। ये बीजेपी के लिए एक समस्या और है कि बीजेपी के बारे में आरोप लगता रहा है कि उन्होंने जगह जगह मुख्यमंत्री बनाए और उनको फिर हटा दी चली गई। महबूबा मुफ्ती हो, मायावती हो, लंबी लिस्ट फहरिस्त है जो बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाए और फिर उनको। तो बीजेपी के बारे में एक आरोप लगता रहा है, जो उसके विरोधी कहते हैं यूज एंड थ्रो करके फेंकती है। ये फिर यहाँ पे एकनाथ शिंदे के मामले में ये फिर वापस बैठ जाता। तो ये स्थिति जो है वो बनने से रही, ऐसी स्थिति आनी नहीं चाहिए थी। बीजेपी ने उसको टाला है। 11 दिन बहुत संयम से काम लिया बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने। मेरे ख्याल से इतना संयम बरतना बड़े हिम्मत का काम था ऐसे समय में, जब इतना बड़ा मैंडेट मिला हो, आपको ही खुद अपने बूते पर बहुमत मिल गया हो, और फिर भी आपको रुकना पड़े ऐसे आदमी के लिए जिसकी जरूरत ही नहीं है आपको सरकार में। एक मेरे ख्याल से बड़ा बड़ा धीरज का काम है। क्या होगा सर बीएमसी में और थाने इलेक्शंस में? जी मैं प्रश्न फिर से दोहराइए। मैं आगे बीएमसी इलेक्शंस भी होने वाले हैं सर, महानगर पालिका, वहां क्या होगा? वो एक अलग चुनौती है। बीएमसी के चुनौती जो है वो, बीएमसी में शिवसेना सारे चुनाव ऊपर से नीचे तक हारती रही है, लेकिन पिछले 30 साल तक वो एक चुनाव छोड़ दिया जाए जिसमें हवा बदली थी, कांग्रेस चुन के आई थी, तो वो 30 साल से लगभग काबिज है। और आज भी ये स्थिति दिख रही है कि बीएमसी में उसके पास लोकल खिलाड़ी हैं, लोकल चेहरे हैं जो अपने बरसों बरस से बैठे हैं। ये चुनौती मुंबई में अभी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को एक फाइनल हिलाना बाकी। अभी
शिंदे की जो शिवसेना है वो इतनी मजबूत मुंबई में तो नहीं हुई है कि वो कहीं से उद्धव ठाकरे की कमी को पूरा कर पाए, और बीजेपी के सामने तुरंत 2 साल से चुनाव नहीं लिए गए हैं बीएमसी के। ये मेरे ख्याल से यही बता रहा है कि इस सरकार के सामने वो पॉलिटिकल चुनौती, मुंबई जहां बीजेपी का बेस रहा है हमेशा से जब से वो 1980 में बनी है, इसी शहर में उसका गठन हुआ था, इस शहर में उसका बेस रहा है, उस शहर में भी एक दूसरी पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, बीजेपी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, और वो देश की आर्थिक राजधानी को हर तरह से अपने हाथ में रखना चाहिए। ऐसी कोई खिड़की जिससे उद्धव ठाकरे की शिवसेना के रिवाइवल की रोशनी दिख रही हो सर? फिलहाल अभी तो बड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड है। मेरे ख्याल से सारी पार्टियां बैठ करके मनन कर रही होंगी और कि कैसे इससे उभरा जाए। ये जो संकट इतना बड़ा आन पड़ा, जैसा मैंडेट है, लगभग स्वाहा से स्थिति है, कभी कल्पना नहीं की थी, ना शरद पवार सोच रहे होंगे। कांग्रेस अब की बार इतनी बड़ी जीत के बाद मंथन कर रही होगी, और उद्धव ठाकरे भी मेरे ख्याल से मंथन के मूड में होंगे, कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन कोई उपाय इतनी जल्दी मिल पाना बड़ा आसान काम नहीं दिख रहा। पार्टी रिवाइव कर देना और राज्य स्तर पे रिवाइव कर देना, बीएमसी के स्तर पे वो लड़ने की तैयारी उन्होंने मेरे ख्याल से शुरू कर दी होगी, और वो लड़ाई हमको देखने को मिलेगी। लेकिन राज्य स्तर पर अभी फिर से ये सब फिर से दोबारा खड़ा कर पाना एक चुनौती का काम होगा विपक्ष के लिए। ऑलराइट, एक महत्वपूर्ण किरदार महाराष्ट्र की राजनीति का, उसका आकलन आप कैसे करेंगे? और उस किरदार का नाम है सर राज ठाकरे। जी, राज ठाकरे एक ऐसे नेता हैं जो मेरे ख्याल से बड़े काबिल राजनेता हैं। वो हर तरह से महाराष्ट्र की सांस्कृतिक समाज, महाराष्ट्र की लोगों की पकड़, वो जो बोलते हैं, मेरे ख्याल से आप भी सुनना चाहेंगे। वो जो बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं, लेकिन इतना अच्छा बोलते हैं वो। महाराष्ट्र में वो जिस तरह की टिप्पणी करते हैं, महाराष्ट्र की नब्ज पर कांपते हैं। उनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी ये भीड़ जो है वोटों में परिवर्तित नहीं हो पाती। आज भी उनको ओरिजिनली, आप जानते हैं, सभी वक्ताओं को सुनने के लिए आजकल भीड़ जुटानी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से राज ठाकरे शायद एक ऐसे व्यक्ति महाराष्ट्र में हैं जिनको सुनने के लिए सर्वाधिक लोग अपने बूते पर जुटते हैं, वो राज ठाकरे हैं। लेकिन फिर राजनीतिक तौर पर वो उनका कद बन नहीं पाया। इस बार वो अलग, शायद बीजेपी के साथ लड़ते तो फिर कुछ बनते। इस बार वो 0 पे पहुंच गए हैं, और वो बिल्कुल पूरी तरह से मेरे ख्याल से हतप्रभ होंगे। उनका बेटा इस बार चुनाव लड़ा और वो तीसरे नंबर पर रहा। ये स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं रही। तो वहां भी एक स्थिति है, बाकी दलों की तरह, दर्जन भर दलों की तरह राज ठाकरे का दल भी इस समय बैठ करके जुगत लड़ा रहा होगा कि कैसे इस सदमे से कैसे संवरा जाए। आजकल पान की गुमटियों और चाय की टपरियों पर एक थ्योरी चल रही है, और वो थ्योरी ये चल रही है कि उद्धव ठाकरे को अगर रिवाइव होना है तो फिर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों साथ आ जाएं और उद्धव ठाकरे कमान सौंप दे राज ठाकरे को। ये फिल्मी एक स्क्रिप्ट हो सकती है, लेकिन वस्तु स्थिति के करीब आपको नजर आ रही है ना? ये पॉसिबल नहीं। समस्या यहाँ नहीं है कि दोनों परिवार इकट्ठा हैं, दोनों मिलते जुलते हैं, जोड़ है सब में, सब ठीक है, दोनों की थियरी ठीक है, शिवसेना की दोनों पकड़ रखते हैं कि परिवार से बड़े बड़े गहरे इनका लालन पालन साथ में हुआ है, इकट्ठा एक घर में पले बढ़े हैं, सब ठीक है। पर समस्या वहां आके अड़ जाती है, जैसे आज मुख्यमंत्री कौन होगा इसी पे तो लड़ाई थी, या उप मुख्यमंत्री पद लेंगे या नहीं लेंगे, या मंत्री पद, कुर्सी की लड़ाई है ना, वहां भी कुर्सी की लड़ाई है। अगर ये लड़ाई पहले ही तय होनी पड़ेगी कि इनमें से अगर दोनों इकट्ठा आए तो नेतृत्व कौन करेगा। मेरे ख्याल से ये जो शक्तियां हैं, जो बिखरी हुई शक्तियां हैं, ये अगर इकट्ठा हो जाएं तो एक ताकत बन जाती है। अभी भी इसमें तो लोगों ने इतना शिंदे का भी नाम जोड़ दिया कि भैया ये भी साथ हो जाएं भाई, लेकिन ये अब इनका मिल पाना जरा थोड़ा सा कठिन लगता है। ठीक है सर, आपका ज्यादा समय ले लिया, लेकिन जाते जाते बस एक आखिरी सवाल, आखिरी आकलन, महाराष्ट्र की राजनीति के महारथी शरद पवार साहब का अब उनका क्या होगा? चलिए, संपर्क हमारा कट गया है अनुराग जी से, लेकिन बहुत अच्छा विश्लेषण रहा उनके द्वारा, उनका हम शुक्रिया करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।